जरगाम का ये शागिर्द अपना काम बड़ी महारत से कर रहा था। उन दोनों को अपना ये काला जादू तुलु आफ्ताब से कब्ल मुकम्मल करना था। जरगाम ने थोड़ा सा पानी डालकर इस खून मिले आटे को गूंद दिया। फिर इसने लकड़ी की एक ट्रे पर इस आटे को रखकर इसका एक पतला बना दिया। उसने इस पतले के जिस्म पर बहुत सी सुइयां लगा दी। उसने दुल्हन बनी गुड़िया इस पतले के साथ रख दी। उसने वो लकड़ी की ट्रे दरिया में बहा दी और इंतहाई सफाकी से हंसने लगा। जाओ दुल्हन अपना दूल्हा साथ ले जाओ। इस बार काम उल्टा है। दूल्हा दुल्हन को लेकर नहीं जाएगा बल्कि दुल्हन दूल्हे को ले जाएगी, मगर ध्यान रहे कि कुछ देर बाद ये किश्ती डूब जाएगी और आटे का दौलहा पानी में घुल जाएगा। नौजवान के लबों पे भी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसने जरगाम के कंधे पे हाथ रखा। सर, अपना सामान समेटते हैं, सूरज निकलने वाला है। इन दोनों ने अपना सामान समेटा और वहां से निकल गए। उसामा हसब मामूल सुबह के 6 बजे वॉक के लिए घर से निकला। घर के करीब ही एक खिला मैदान था। वॉक के बाद वो मैदान में वर्जिश करने लगा। वो खुद में गैर मामूली तब्दीली महसूस कर रहा था। सर्च किए बगैर कुछ मालूमात इसके जहन में खुद ब खुद जुमा हो गई थी। इसका जहन इसे मजबूर कर रहा था कि वो उन सब हकाइक पर यकीन करे। एक रात में वो उसामा नहीं रहा था। अचानक से उसका फूला हुआ सांस बहाल हो गया। इसकी जिस्मानी कुव्वत बढ़ गई। आंखों की पतली का रंग सियाह से नीला हो गया। वो सीधा खड़ा हो गया। इसका जहन बेचैनी से अपने किसी अधूरे काम की तरफ माइल हो गया। वो अपने ट्राउजर की जबी टटोलने लगा। इसके हाथ एक चीज लगी। ये कपड़े का पाउच था। इसने वो बाहर निकाला। उसे खोला तो असमी नगीनों से जड़ा पंजा लगा था, जिसमें अकीक, नीलम और याकूत के पत्थरों को बारीक बारीक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये जंजीरें एक तरफ एक अंगूठी से मंसूब थी जिसमें जरपोन लगा था और दूसरी तरफ वो एक कड़े से जुड़ी थी। उसामा के लिए वो नई चीज थी, मगर इसके जहन में इस चीज की याददाश्त मौजूद थी। वो उसे पहचानता था। इसने वो पंजा अपने हाथ में पहन लिया। घर से निकलते हुए इसके ट्राउजर में कोई चीज नहीं थी, मगर उसका वक्त लम्हा ब लम्हा बदल रहा था। इस नई तब्दीली के साथ साथ वो अपने मौजूदा वक्त से भी नहीं कटा था, मगर कोई था जो इसके जहन में दाखिल होकर उसे नए रास्ते पर चला रहा था। अमारा अपने क्लिनिक में गुमसुम सी बैठी थी। सुबह के 9 बज रहे थे, इसलिए वो अभी फारिग थी। अभी इसके क्लिनिक में कोई मरीज नहीं था। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि फोन की बेल बजी। उसने फोन उठाया तो जफर लाइन पर था। कैसी हो? जफर ने पूछा। बस ठीक हूँ, अमारा ने रंधी हुई आवाज में कहा। जफर ने ठंडी आग भरी। हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सके, अभी मिलकर कुछ करने का वक्त है। और साहिल को किया हवा? अमारा ने पूछा। तुम तो साइकाट्रिस्ट हो, तुम इसका इलाज कर सकती हो। लेकिन मसला क्या है? जफर ने अमारा को सारी बात बताई कि किस तरह साहिल को वशा नजर आई। अमारा सब सुनकर सख्त परेशान हो गई। ये तो बहुत खतरनाक बात है। साहिल को तो समझाया जा सकता है, मगर वशा इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। दूसरे लफ्जों में ये कि साहिल की जान को खतरा है। जफर भी परेशान हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो आप साहिल को मेरे पास भेजें, मैं उसे समझा दूं, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद थी कि ख़याम हमारी मदद करेगा, मगर 50 लोगों की अमवात के बाद मुझे इससे भी कोई उम्मीद नहीं रही। जफर ने अमारा की बात की तरदीद की। ये बहुत पेचीदा और राज की बातें हैं। हम नहीं जान सकते हैं कि ख़याम ने ऐसा क्यों किया। तुम रूहानी अमल के जरिया से बात करो। उसने मुझे मना किया था कि उसे अमल से बुलाने की कोशिश न की जाए। उसने कहा था कि जब हमें उसकी मदद की जरूरत होगी तो वो आ जाएगा, अमारा ने बताया। जफर ने उसे तसल्ली दी। खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर किसी ना किसी को मसीहा बना के भेजेगा। हमने जो मीडिया के जरिए मदद की अपील की है, इससे हमें फायदा जरूर होगा। हम ख़याम के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, हमजाद है। हमारी सोच और हमारा इल्म महदूद है। अमारा ने लंबा सांस खींचा। शायद मैं ज्यादा जज्बाती हो रही हूँ। बहरहाल साहिल वाला मसला तो परेशान किन है। आप जितनी जल्दी हो सके साहिल को मेरे पास भेजें। ठीक है, मैं आज ही साहिल से बात करता हूँ। साहिल अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। राहत साहिल के पास आई। कहाँ जा रही हो? राहत ने पूछा। एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और तुम्हारी CSS की तैयारी? वो तैयारी भी होती रहेगी। मेरे लिए छोटी जॉब बहुत जरूरी है, जिससे मैं घर का कुछ खर्चा भी निकाल सकूँ और पढ़ाई के लिए भी वक्त निकाल सकूँ। आप बेफिक्र रही। पहले जो भी हवा इस पर मेरा बस नहीं था। मैं CSS की तैयारी नहीं कर सका, मगर अब मैंने सोच लिया है कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आप और रदा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं पूरी मेहनत से अब CSS की तैयारी करूंगा। राहत की आंखें भीग गईं। इसने साहिल के सर पर शफकत से हाथ फेरा। खुदा तुम्हें कामयाब करे। फिर वो कमरे में गई और वहाँ से तावीज उठा के ले आई। उसने तावीज साहिल के गले में डाला। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि ये तावीज गले में पहन के रखो, खुदा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखा। ना इतना वहम ना किया करें, मुझे कुछ नहीं होगा। साहिल कपड़े तब्दील करने लगा तो उसने अपने चेहरे को छुआ। ओह, मैंने तो शेव की ही नहीं। इसने कपड़े इस्त्री स्टैंड पर रखे और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसे तावीज का ख्याल आया। वॉशरूम में जाने से कहीं तावीज की बेअदबी ना हो, इस ख्याल से उसने तावीज गले से उतार कर इस्त्री स्टैंड पर रख दिया। इसने शेव की और फिर कपड़े तब्दील कर लिए। फिर वो तेजी से अपनी मोटर बाइक की तरफ बढ़ा। अम्मी, दरवाजा बंद कर ले, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। राहत बेटे की आवाज सुनकर सारे काम छोड़कर बाहर आ गई।
साहिल जा चुका था, अल्लाह के हवाले। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद साहिल मेन रोड पर था जहां खासी ट्रैफिक थी। इसकी मोटर बाइक भी अब आहिस्ता चल रही थी। उसने हैंडल पर जोर से हाथ मारा। क्या मुसीबत है, सारा वक्त तो मेरा यही लग जाएगा। मुझे जरा पहले निकलना चाहिए था। कुछ देर बाद गाड़ियों की भीड़ जरा कम हुई तो उसने अपनी बाइक की स्पीड दोबारा तेज कर दी। ना जाने कहां से अचानक सफेद चादर ओढ़े एक लड़की हाथ को लहराती हुई इसकी बाइक के आगे आ गई। फासिला कम होने की वजह से साहिल ने बमुश्किल ब्रेक लगाई। मुमकिन था कि बाइक इस लड़की से जा टकराती। साहिल गुस्से में बाइक से उतरा और लड़की पर बरस पड़ा। अंधी हूँ या मरने का शौक है? जानती हूँ जिस तरह मैंने ब्रेक लगाई है, या मैं मरता या तुम। लड़की के हाथ में दवाई की बोतल थी और वो मुसलसल रो रही थी। उसने दवा की बोतल साहिल को दिखाई और गलूगीर लहजे में बोली, मेरी माँ सख्त बीमार है, अगर मैंने ये दवा बरवक्त ना पहुंचाई तो वो मर जाएगी। मैंने कितने लोगों को रोकने की कोशिश की मगर कोई नहीं रुका। लड़की ने रोते रोते साहिल के आगे हाथ जोड़ लिया, आपकी मिन्नत करती हूँ, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। साहिल ने घड़ी देखी, मुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे देर हो जाएगी। आपको तो नौकरी और भी मिल जाएगी मगर मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी। लड़की ने फिर मिन्नत की। साहिल ने ठंडी आंख भरी, अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ मेरे साथ। साहिल ने बाइक स्टार्ट की तो लड़की जल्दी से इसके पीछे बैठ गई। इधर राहत घर की चीजें समेट रही थी। उसने इस्त्री स्टैंड से कपड़े उठाए तो इसकी नजर तावीज पर पड़ी। उसने तावीज उठाया। ये लड़का कभी मेरी बात संजीदगी से नहीं लेता। मेरे कहने के बावजूद इसने तावीज उतार दिया। वो तावीज उठा के अंदर ले गई। साहिल लड़की के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था मगर इसका जहन इस नौकरी की तरफ ही था। मैं अब इस इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सकता, ना जाने ऐसी नौकरी दोबारा मिलेगी भी या नहीं। उसने बेजारी से रास्ते की तरफ देखा। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस नजदीक ही है, आप सीधा जाके दाईं तरफ मुड़ जाएं। लड़की ने इंतहाई मासूमियत से कहा। साहिल ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, वो सड़क तो कब्रिस्तान की तरफ जाती है, क्यों किया हवा, क्या कब्रिस्तान के पास लोग नहीं रहते? लड़की ने साहिल को खामोश कर दिया। साहिल सीधा जाके दाईं तरफ मुड़ गया। थोड़े ही फासले के बाद सड़क के साथ साथ कब्रिस्तान की दीवार शुरू हो गई। लड़की ने साहिल से कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब बाइक रोकने के लिए कहा। साहिल ने बाइक रोक दी। लड़की बाइक से उतरी तो साहिल भी बाइक से उतर गया। ये तुम कब्रिस्तान में कहाँ जा रही हो? गंदमी रंगत वाली दबली पतली सी वो लड़की 18 या 19 साल के लगभग मालूम हो रही थी। उसने अपनी लंबी लंबी गजाली आंखों से साहिल की तरफ देखा। अंदर तो आओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। साहिल के मन में सवाल उठ रहा था कि माँ की बीमारी को लेकर इस कदर बेचैन और घबराई हुई लड़की अचानक तहम्मुल में कैसे आ गई। इस लड़की की बात में ना जाने ऐसा किया था कि साहिल उसे मना ना कर सका और इसके साथ साथ चल पड़ा। वो दोनों छोटे से तंग रास्ते पर चल रहे थे। इस रास्ते के दोनों तरफ कब्रें थीं। अक्सर कब्रिस्तान में कोई ना कोई शख्स दिखाई देता है मगर इस कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा था। दूर दूर तक सिवाय उन दोनों के कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने पलटकर पूछा, तुम डरते हो इन कब्रों से? नहीं, मैं नहीं डरता। अच्छा, आज पता चल जाएगा। लड़की ने तमसखराना अंदाज से कहा। क्या मतलब? लड़की ने जवाब देने के बजाय अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। वो सामने कोठरी देख रहे हो, वही मेरा घर है। तुम्हारा भाई या वालिद गोरकन होंगे, इसलिए तुम लोग कब्रिस्तान में रहते हो और तुम तो बहुत परेशान और जल्दी में थी। अब क्यों इतना आहिस्ता चल रही हो? लड़की चलते चलते रुक गई। उसने दवा की बोतल हवा में उछाल दी। दवा का तो बहाना था, मुझे तो तुमसे किसी को मरवाना था। साहिल घबरा सा गया। क्या बकवास कर रही हो? अंदर कोठरी में कोई तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहा है। साहिल को तावीज का ख्याल आया जो उसके गले में था। वो वापस पलटने लगा। मुझे किसी से नहीं मिलना। अचानक वशा की आवाज इसकी समाज से टकराई। कहाँ जा रही हो? सिर्फ एक बार मुझे अपनी झलक दिखा दो। साहिल ने पलटकर पीछे देखा तो वो आवाज कोठरी की तरफ से आ रही थी। वशा की आवाज ने साहिल को बेचैन कर दिया। इस पर अजब सा सेहर तारी हो गया। उसी वशा का ख्याल इसके जहन में उभरने लगा जो उसे चाहती थी। इसके कदम बेखुदी में इस कोठरी की तरफ उठने लगे। जून ही साहिल कोठरी में दाखिल हुआ, जैसे इसकी सांसें थम गईं। इस पर दिल के एहसासात का फसूं छा गया। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तकमील का रूप लिए इसके सामने बैठी थी। वशा दुल्हन के सुर्ख लिबास में एक पुरानी सी चारपाई पर उसके सामने बैठी थी। वशा। जून ही साहिल के मुंह से वशा का नाम निकला, कमरे का माहौल किसी तलस्सम से चंद ही सातों में बदल गया। मिट्टी की कोठरी किसी शानदार कमरे में तब्दील हो गई। वशा दुल्हन बनी मखमली पलंग पर बैठी थी। साहिल ने मबहूत नजरों से अपने लिबास की तरफ देखा। इसका लिबास भी तब्दील हो चुका था। इसने ब्राउन शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा पहना हुआ था। ये मुबहम सी तब्दीली इसकी समाज में सरगोशियां कर रही थी कि आज इसकी और वशा की शादी है। आज वो और वशा एक होने वाले हैं। जिस महबूब का गम इसके लिए उम्र भर का रोग बन गया था, आज वो गम इसकी उम्र भर की खुशी में बदलने जा रहा था। खुशी के एक खूबसूरत एहसास के साथ साथ दिमाग की कोई कुव्वत थी जो उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोचें किसी की ताबी होती जा रही थी। वो धीरे धीरे वशा की तरफ बढ़ने लगा। उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वही कमसुन लड़की चादर ओढ़े दरवाजे पर खड़ी थी।
वो लड़की साहिल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, फिर उसने आंखें बंद कर ली। एक ही पल में इसका सादा सा लिबास सब्ज रंग की करती और लहंगे में बदल गया। इसका चेहरा भी बदल गया। साहिल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हुरिया थी जिसके लबों पे शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इस बार इसके जहन ने उसे पूरी तरह झटक दिया। उसे होश आने लगा कि वो यहाँ से निकल जाए। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वशा की आवाज इसकी समाज से टकराई। मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो? एक बार फिर साहिल अपने होश खो गया। वो दोबारा वशा की तरफ बढ़ने लगा। वो वशा के करीब बैठ गया। वो परी जैसी दिखाई दे रही थी, खूबसूरत और मासूम। वो हुस्न इस दुनिया का था ही नहीं। वो किसी के ख्वाबों की शहजादी थी या किसी का तखय्युल। जो भी थी वो साहिल की थी। अब ये वशा तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। कुछ देर के बाद हमारी शादी हो जाएगी। हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। साहिल की नजरें वशा के चेहरे पर ठहर गई थी। खुद पर रश्क करने को दिल चाह रहा था। खुशी के एहसास में दबी चिंगारियों को भी महसूस कर रहा था। वशा ने आंखों ही आंखों में हुरिया को कोई इशारा किया। हुरिया वहां से चली गई। कुछ देर के बाद वो कागज की सजी हुई प्लेट में गन्ना लेकर आई। वो मुस्कुराती हुई साहिल की तरफ बढ़ी। वो प्लेट लेकर उसके करीब बैठ गई। अपना हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें ये गन्ना पहना दूं। वशा ने शर्माते हुए पलकें झुका दी। साहिल ने मोतिये के फूलों का गन्ना पहन लिया। गन्ना पहनते ही इसकी मदहोशी को झंझोड़ती हुई इसकी जहनी कवतें सो गई। उसे वशा के अलावा कुछ याद नहीं रहा। वो अपनी जिंदगी के दूसरे रिश्तों से बेखबर होगी। वशा पिलिंग से नीचे उतरी और अपने भारी भरकम उरूसी जोड़े को संभालती हुई साहिल के पास खड़ी हो गई। उसने हाथ साहिल की तरफ बढ़ाया। आओ मेरे साथ, में तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। साहिल मुस्कुराता हुआ वशा का हाथ थाम कर खड़ा हो गया। वशा दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। बाहर एक खूबसूरत लॉन था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बाग था जिसमें बेशुमार फल थे, जिसमें मदहवश होकर इंसान अपने आप को खो देता है। लंबा सांस खींचकर इस काफूर की खुशबू को खुद में सरायत कर लो। यही असल हकीकत है, बाकी सब फरेब है। क्या मतलब? साहिल बौखला सा गया। वशा हंसते हुए साहिल के करीब आ गई। तुम तो खौफजदा हो गए। मैं तो तुम्हें ये झील दिखाना चाहती थी। आओ झील के पास चलते हैं, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लग रही तो हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। ठीक है, मगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चलना चाहता हूँ। वशा ने फटी फटी आंखों से साहिल की तरफ देखा और नफी के इशारे में अंगुष्ठ हिलाई। ऐसी जगह मेरा हाथ छोड़ना ठीक नहीं। तुम्हें ऐसा कुछ भी नजर आ सकता है जिससे तुम अपना होश खो दो। तुम मुझे मजीद डरा रही हो। साहिल का हलक खुश्क होने लगा। क्या करूं? ये झील है ही ऐसी जगह, और मैं तुम्हें ये झील दिखाना चाहती हूँ। झील देखते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। साहिल ने लंबा सांस खींचा और हौसला करते हुए वशा के साथ साथ चलने लगा। मिट्टी इस कदर नरम थी कि वो जिस जगह पांव रखता वहां इसके कदमों का निशान बन जाता। वो झील के करीब गए तो अजीब सा शोर साहिल की समाज से टकराया, जैसे बहुत सी औरतें और मर्द आपस में सरगोशियां कर रहे हों। उसने आवाजों की सिमत में पलटकर देखा तो इसका सांस इसके हलक में ही आ गया। आंखें बाहर को उबल पड़ी। सफेद कफन में बहुत से मर्द और औरतें हवा में इधर इधर उड़ते फिर रहे थे। उनके वजूद गैर मरी और बातिनी थे। वो किसी भी कसीफ चीज से हुआ की तरह गुजर जाते। साहिल को झुरझुरियां आने लगी थी। इसकी रूह कपकपा रही थी। इसकी सोई हुई कौवतें भी धीरे धीरे जाग रही थी। वशा ने इसके शाने पर हाथ रखा। तुम इधर इधर किया देख रहे हो? सामने झील की तरफ देखो जो तुम्हारी आंखों जैसी गहरी है। साहिल ने किसी सहमे हुए बच्चे की तरफ फौरन ही झील की तरफ देखना शुरू कर दिया। झील का पानी शफाफ और चमकदार था। साहिल ने झील में अपना अक्स देखा तो इसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। साहिल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे शाने पर सर रखी खड़ी हो मगर झील में तुम्हारा अक्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वशा तमसखराना अंदाज में हंसने लगी, क्योंकि तुम इंसान हो और मैं हमजाद। फिक्र मत करो, आज इंसान और हमजाद का ये फर्क मैं खत्म कर दूंगी। ये कहकर वशा ने साहिल को झील की तरफ धक्का दे दिया। साहिल चीखता हुआ गहरी झील में जा गिरा। उसे तैराकी नहीं आती थी। झील का गहरा पानी उसे नीचे की तरफ खींचता, मगर वो कोशिश करके बार बार पानी की सतह पर आता और लंबे लंबे सांस लेकर मौत से लड़ने की कोशिश करता। मौत और जिंदगी की उसी कश्मकश में देखा कि एक जवान वशा और हुरिया के सामने खड़ा है। वशा की आवाज साहिल की समाज से टकराई, खयाम तुम यहाँ क्यों आए हो? जबकि इस जवान का चेहरा खयाम का नहीं था। साहिल बस इतना ही सुन सका, फिर वो गहरे पानी के आगे बेबस हो गया। जून ही इसके हाथ पांव बेजान हुए वो पानी की तह की तरफ गिरता चला गया। इसकी आंखें खुली हुई थी, सांस की जगह मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। वो अपनी मौत को बिल्कुल सामने देख रहा था। उस वक्त वो अपने पूरे होश व हवास में था। उसे ख्याल में अपनी माँ जाए नमाज पर बैठी नजर आ रही थी। मौत सामने बानही फैलाई खड़ी थी और समाज में रदा और माँ की बातें गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि हाथ से फिसलती जिंदगी की डोर को कैसे थामे रखूं। शायद अब चंद लम्हों का फासला था इसकी जिंदगी और मौत में। जिस्म तेजी से तह की तरफ गिर रहा था। अचानक इसका सर किसी सख्त चीज से टकराया। एक साथ में ही सब कुछ बदल गया। वो झील में नहीं था। वो जिस जगह पर था वो तंग सी जगह थी। उसके चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। उसने ऊपर की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वो किसी खली हुई कब्र में लेटा है।
इस खली हुई कब्र के दहाने पर वही जवान खड़ा है जिसका एक हाथ कटा हुआ था। जवान ने अपना दायां हाथ साहिल की तरफ बढ़ाया। साहिल बमुश्किल कब्र से बाहर निकला। वो मबहूत नजरों से चारों तरफ देखने लगा। कब्रिस्तान में सिवाय उसके और इस जवान के और कोई नहीं था। उसने कब्र के करीब कोठरी की तरफ इशारा किया। वहाँ कौन रहता है? जवान सीख पाकर बोला, अंदर तुम्हारी दुल्हन बैठी है। इस कोठरी में कोई नहीं रहता। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हारे साथ किया हुआ था? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। तुम कौन हो? उसामा। साहिल का जिस्म निढाल था। उसामा उसे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी तक ले गया। मेरी मोटर बाइक। साहिल नीम हुनूदगी की हालत में बमुश्किल बोला, वो मैं मंगवा लूंगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें गाड़ी में ही जाना होगा। ये कहकर उसामा ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। उसामा साहिल के घर पहुंचा तो राहत ने दरवाजा खोला। किया हवा मेरे बेटे को। बेटे को इस तरह उसामा के कंधे से लटके हुए देखा तो वो तरफ के रह गई। कुछ नहीं हुआ, बस हुनूदगी है। ये कहकर उसामा साहिल को उसके कमरे तक ले गया। इसने साहिल को बिस्तर पर लिटा दिया। साहिल को कुछ होश नहीं था कि उसकी माँ क्या कर रही है। उसने तो जैसे नशा आवर चीज खाई हुई थी। वो बिस्तर पर लेटे ही सो गया। राहत कुछ बोलने लगी तो उसामा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। राहत मुसलसल रो रही थी। उसने उसामा का बाजू पकड़ा। बेटे तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या था? साहिल ने राहत की बेचैन आंखों में झांका। जाए नमाज बिछा ली और अपने रब का शुक्र अदा करें जिसने आपके बेटे को इस शैतान के शिकंजे से बचा लिया जिसके काले जादू के खेल में आज उसने अपनी जिंदगी हार देनी थी। जिस वशा के लिए साहिल दीदा हुआ फिर रहा है वो जरगाम के हाथों की कठपुतली है जो जरगाम के इशारे पर साहिल के लिए जाल बिछाती है। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आपका बेटा इस दुनिया में ना होता। राहत ने इसका हाथ थाम लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती मगर जो एहसान तुमने इस बेबस मां पर किया है उसका बदला तुम्हें खुदा देगा। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। आप साहिल के पास बैठे, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। साहिल की मोटर बाइक भी मंगवानी है। ये कहकर उसामा तेज तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। राहत साहिल के पास जाके बैठ गई। साहिल गहरी नींद सोया हुआ था। राहत इसके बाद सहलाने लगी। मैं तो बेखबर अपने बेटे की नौकरी के लिए दुआएं मांग रही थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार था। राहत अपने आंसू पोंछती हुई वहां से उठी और अलमारी से सूरा यासीन निकाल कर ले आई। वो साहिल के पास बैठ के सूरा यासीन पढ़ने लगी। सूरत यासीन पढ़ने के बाद उसने साहिल की तरफ फूंका और फिर जाए नमाज बिछाकर शुक्राने के नफल पढ़ने लगी। खुद को कितना ही समझाती मगर इसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसने नफल पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया और उसामा के लिए दुआएं मांगने लगी। उसी दौरान टेलीफोन की घंटी बजी। राहत ने दुआ मुकम्मल की और फोन की तरफ बढ़ी। हेलो। राहत ने रिसीवर कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अमारा की आवाज राहत की समाज से टकराई। कैसी हो बेटिया? राहत ने गलूगीर लहजे में पूछा। अमारा इसकी आवाज सुनकर परेशान हो गई। आंटी आप रो रही हैं? अमारा बेचैन हो गई। उसने एक बार फिर पूछा, आप किस बात पर परेशान हैं? साहिल तो ठीक है ना? राहत ने अमारा को आधी बात ही बताई तो अमारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं आपके घर आ रही हूँ। 20 या 25 मिनट के बाद अमारा राहत के घर पहुँच गई। वो साहिल के पास आई। साहिल बेसुध सोया हुआ था। वो इसके करीब बैठ गई। उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। टेम्परेचर तो नहीं है? अमारा ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर वो और राहत दूसरे कमरे में चले गए। अमारा ने राहत को समझाया, आंटी आप हिम्मत रखें, साहिल को कुछ नहीं होगा। खतरे का सामना उस वक्त हम सबको है। हम में कौन कब इन हमजात का शिकार हो जाए ये कोई नहीं जानता। बस एक बात हम सबको जहन नशीन करनी चाहिए कि वो हमजात रूप बदल कर हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए जाल बिछाएंगे मगर हमें मुहतात होकर रहना है। आप मुझे पूरी बात बताएं। राहत अमारा को साहिल के साथ पेश आने वाला वाकया तफसील से बताने लगी। ये वाकया सुनकर अमारा के जहन की रगी जैसे सुकड़ के रह गई मगर इस नौजवान के जिक्र ने जिसने साहिल की जान बचाई अमारा को चौंका दिया। वो जल्दी से बोली, कुछ बताया इस जवान ने कि वो कहाँ रहता है? नहीं, बस इतना बताया कि उसका नाम उसामा है। राहत ने जहन पर जोर डालते हुए कहा, ओह शट, आपको इससे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। साहिल की ऐसी परेशानी लगी कि मेरे जहन में ही ना आया कि इससे ये सब पूछूं। राहत ने बताया, अच्छा आप मुझे इसका हुलिया बताएं कि वो किस तरह का दिखाई देता है। अमारा ने अपने हाथों को फैलाए हुए पूछा। राहत जैसे खुशी गई। खूबसूरत था, लंबा कद, चौड़ा सीना, छुरीरे बदन वाला था। बस एक कमी ऐसी थी कि मुझे बहुत दुख हुआ। क्या? अमारा ने पूछा। इसका एक हाथ कटा हुआ था। राहत ने तासुफ भरे अंदाज में कहा। उसी दौरान साहिल की आवाज आई, अम्मा। राहत तेज तेज कदमों से साहिल के पास पहुंच गई। अमारा भी साहिल के पास आ गई। अब कैसी तबीयत है? साहिल ने बिस्तर से उठते हुए तकिए से पुष्ट लगा ली। कुछ पता नहीं कि मुझे क्या हवा है, जैसे जिस्म से जान सी निकल गई है। अजीब निढाल जिस्म है, कमजोरी है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे। ये कहकर इमारा राहत से मुखातिब हुई, आंटी आप उसे गर्म दूध ला दें। साहिल ने हाथ से नफी का इशारा की। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं है। दिल हो या ना हो तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। ये कह के राहत दूध लेने चली गई। अमारा साहिल के करीब बैठ गई। तुम जानते हो कि तुम्हारी वशा मर चुकी है तो फिर क्यों हर दफा फरेब खाते हो? साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी।
वशा को पाने का जुनून मेरी हिजर की रातों में यादों के जलते दबे में ही खत्म हो गया था। न जाने फिर क्यों मैं इस फरेब में मुब्तला हो जाता हूँ। वो बदरूह मेरी वशा बनकर बार बार मेरे सामने आती है और मेरी सोई हुई जज्बात जगह देती है। अमारा पुख्ता लहजे में बोली। इस बार जो हुआ सो हुआ, मगर अब तुम्हें खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा कि वो बदरू तुम्हें अब अपने जाल में ना फाना सके। और वो नौजवान जो तुम्हें घर तक छोड़ गया है, उसने तुम्हें कुछ बताया अपने बारे में? साहिल ने हैरत से अमारा की तरफ देखा। कैसा अहमकाना सवाल कर रही हो? उसने मुझे किन हालात में बचाया? वो मुझे किस तरह घर छोड़ गया? वो भला अपने बारे में कैसे बताता? राहत दूध का गिलास लेकर आई। उसने साहिल को दूध का गिलास पकड़ा। साहिल ने बुरा सा मुंह बनाया। पी लो बेटा। राहत ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। चलती हूँ आंटी, फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगी। वो अपना हैंड बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। साहिल की आवाज इसकी समाज से टकराई। एक बहुत अजीब बात मुझे अब याद आई। इमारा साहिल की तरफ वापस पलट आई। किया, मैं जिस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में गहरे पानी में गोते खा रहा था तो मैंने वशा की आवाज सुनी। वो कह रही थी, खयाम तुम यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद मैं पानी की तह में गिरता चला गया। मैंने कुछ और नहीं सुना। अमारा हैरत में डूबी हुई साहिल के करीब बैठ गई। इसका मतलब यह है कि तुम्हें खयाम ने बचाया है? साहिल ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता। इस जवान के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। यकीनन उसी ने मुझे बचाया है। अमारा गहरी सोच में कहने लगी। इसका मतलब है सारी सूरत हाल वो नहीं है जो नजर आ रही है। कोई गहरी बात है जो छुपी हुई है। मैं इस जवान का पता लगा लूंगी। अमारा ये कहकर वहाँ से चली गई।